32 32nd क्वेश्चन सेशन है ये, जो कि फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और न्यूट्रिशन पर आधारित रहने वाला है। अगर आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक है ये सबके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बीपीएससी के लिए बात करूं तो 5th यूनिट है ही यही पूरी। उसके बाद आप देखेंगे चाहे आप राजस्थान लेक्चरर का देखते हैं, आप DSSB PGT, UGC नेट, MP PSC, UP TGT, किसी का भी देखेंगे आप, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो मैंने लिखा है कि देखेंगे BPSC, DSSB, TGT, PG, चंडीगढ़ TGT, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, MBPSC स्पोर्ट्स ऑफिसर, UP TGT, UK, उत्तराखंड TGT, जम्मू कश्मीर TGT, उसके बाद झारखंड TGT के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि याद रखना इतना आसान क्वेश्चंस नहीं आने वाले, ये ध्यान रखना है। मगर जिसको समझ में आ गया, जब कोई एक व्यक्ति, मैंने बार बार समझाया कि जब वो टॉप की तैयारी करता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो आके अटक जाता है, सेट हो जाता है। इसलिए कोई भी हमेशा अपनी तैयारी का मायना बहुत ऊंचा रखने की जरूरत है, ठीक है, तभी आपको बाकी चीज समझ में आएगी आप यहाँ पर, ठीक है। हम आज देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले देखेंगे कि वे शारीरिक शिक्षा में एक के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको लगेगा क्वेश्चंस को तैयार करने में बहुत टाइम लगा, रियली बहुत टाइम लगा, बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन तैयार किया गया। नीचे लिखा है यह प्रश्न शारीरिक शिक्षा के संबंध में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण। आपको शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूं कि आप कितने जवाब देते हैं क्वेश्चंस के आंसर से, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे कि सेम वही चीज इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी वर्जन दोनों में मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन डिजाइंड स्पेशली फॉर फिजिकल एजुकेशन। दिस क्वेश्चन सेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल रेस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल एजुकेशन। नाउ ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले माँ सरस्वती को नमन करते हैं हम लोग और फिर हम आगे बढ़ेंगे। माँ सरस्वती को नमन करने के बाद आगे देखते हैं। अपने पेन और नोटबुक के साथ तैयार रहें, बी रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक। नाउ स्टार्ट। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है वो अभिकथन एवं तर्क से संबंधित है ना। मतलब यहां नीचे दिया गया कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो कथनों को अभिकथन और कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार आप अपना उत्तर चिन्हित करेंगे। पहला बोलता है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा बोलता है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा बोलता है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऐसे ही ए असत्य है लेकिन आर सत्य है और ए और आर दोनों गलत है। सेम वही चीज इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है, डायरेक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस का। तो अब आप देखेंगे कि नहीं, यूट्यूब पर ये क्लास बिल्कुल नहीं है ना, यूट्यूब पे नहीं है, बाद में हम डालेंगे, बट लाइव क्लास आप देख रहे हैं, अभी यूट्यूब पे नहीं चल रही है क्लास। तो आप यहां पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन बोलता है हाइड्रोस्टैटिक वजन विधि में किसी व्यक्ति के शरीर के घनत्व को मापने के लिए उसे पानी में डुबोया जाता है, वहां से शरीर रचना का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पर शरीर रचना लिखा है, मतलब वहां पर क्या है, फ्रॉम देयर बॉडी कंपोजिशन। ये क्या लिखा है, बॉडी कंपोजिशन का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे आप कि इसका बॉडी कंपोजिशन का अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ देखने की जरूरत है कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है कि बॉडी कंपोजिशन का अनुमान लगाया था। बॉडी कंपोजिशन ये रहा, शरीर रचना, इसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन का अनुमान लगाया जाता है। तो ये बॉडी कंपोजिशन क्या हुआ कि एक व्यक्ति के शरीर में वसा, मांसपेशी और हड्डियों की मात्रा, कंपोजिशन का अनुमान लगाया जाता है। यह एक सटीक तरीका है लेकिन नियमित उपयोग के लिए कम व्यवहारिक है। एक अच्छा तरीका माना जाता है ये, बट नॉर्मली हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि इसके अंदर बड़ा तामझाम इकट्ठा करना पड़ता है। हमें एक बहुत बड़ा टब लेना पड़ता है, उस टब के अंदर मीटर लगाना पड़ता है, भी कितना मीटर पानी भरा हुआ है, जो उसका मेजरमेंट होता है। फिर उस व्यक्ति को जब डुबाया जाता है तो उस व्यक्ति को एक स्प्रिंग बैलेंस से दाबते हुए नीचे डुबाया जाता है। तो कहने का मतलब ये जो हाइड्रोस्टैटिक वेइंग मेथड है, ये भी क्या है, बॉडी कंपोजिशन का मेथड है। बॉडी कंपोजिशन के मेथड्स आपने मेरी क्लास है आपने इसमें पढ़ा होगा कि फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के अंदर कि भाई बॉडी कंपोजिशन के लिए नापने के लिए BMI हो गया, स्किन फोल्ड कैलिपर मेथड हो गया,
ये आपके आ गया हाइड्रोस्टैटिक वजन मेथड आ गया, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस मेथड आ गया, बॉर्ड पॉड मेथड आ गया, मैंने इस पर कई क्वेश्चन भी कराए हैं। तो ये बिल्कुल बात सही लिख रहा है, ये क्या है, ये सही लिख रहा है। आगे बोलता है लीन बॉडी मास में मांसपेशियों, हड्डियां, त्वचा, अंग, रक्त और पानी शामिल है। यह शरीर के गैर वसा घटकों का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल सही लिखा है। देखो लीन बॉडी मास का मतलब लीन का मतलब ऐसा मास कि जिसके अंदर वसा ना हो। अब देखा वो लोग कभी जो मीट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो जाते हैं बोलते भाई वसा, इसमें वो चर्बी नहीं चाहिए, वसा नहीं चाहिए, लाल दिखना चाहिए पूरा, तो वो वसा बाहर कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं लीन। बोला लीन मीट चाहिए मुझे। लीन का मतलब जिसमें वसा ना हो। तो क्या लिखा है, लीन बॉडी मास में मांसपेशियां, हड्डियां, त्वचा, अंग, रक्त और पानी शामिल है। यह शरीर के गैर वसा घटकों का प्रतिनिधित्व करता है। गैर का मतलब जिसमें वसा ना हो। तो बिल्कुल सही बता रहा है ये सही बता रहा है। और ऊपर हाइड्रोस्टैटिक वजन विधि भी बिल्कुल सही बता रहा है। ये बॉडी कंपोजिशन को नापता है। यहां पर लीन बॉडी मास को एक्सप्लेन कर रखा है। तो है तो दोनों सही, मगर ये जो है ये इस हाइड्रोस्टैटिक वजन विधि को समझा नहीं रहा है, ये समझा नहीं रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये दोनों सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी इसका आंसर होना चाहिए, बी। ठीक है, जितने टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, राजस्थान लेक्चरर, सब देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनका सिलेबस में है ये। ठीक है, कि भाई हमारे बॉडी कंपोजिशन को नापने के लिए हाइड्रोस्टैटिक वेइंग मेथड यूज किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक वेइंग मेथड होता क्या है, उस पर पानी, व्यक्ति को पानी में डुबोया जाता है, वहां से बॉडी कंपोजिशन का अनुमान लगाया जाता है। ये एक सटीक तरीका है, लेकिन नियमित उपयोग के लिए कम व्यवहारिक। और नीचे क्या बता रखा, लीन बॉडी मास किसे कहते हैं। भाई अगर बॉडी कंपोजिशन हमको यूज करना है तो बॉडी कंपोजिशन का मतलब जिसमें व्यक्ति के अंदर वसा, हड्डी और मांसपेशी की मात्रा। कह रहा है वसा को बाहर कर दो, वसा बाहर कर दो तो ये बच गया, हड्डी और मांसपेशी बच गई, इसको कहेंगे लीन बॉडी, इसको कहेंगे लीन बॉडी। वही यहां पर समझा रखा है। तो दोनों सही है, इसका आंसर बी हो गया। तो आपने देखा, यहां आप देखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि इसका आंसर देखेंगे, बी आंसर आया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कौशल संबंधी शारीरिक फिटनेस उन विशेषताओं और क्षमताओं के एक समूह को संदर्भित करता है जो विशिष्ट शारीरिक गतिविधियों, खेलों में किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को बढ़ाती है। कौशल संबंधी मतलब स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। ये देखिए रखा हुआ है, स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। स्किल का मतलब कौशल, हम इसको बोलते हैं मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। मोटर का मतलब गामक आ गया, गामक कौशल संबंधित शारीरिक फिटनेस, जिसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं आप देखेंगे। स्पीड आ गया, पावर आ गया, एजिलिटी आ गया, बैलेंस आ गया, रिएक्शन टाइम आ गया, कोऑर्डिनेशन आ गया। ठीक है, ये किसी कौशल से संबंधित है। सपोज मैं फुटबॉल का हूं तो मेरे फुटबॉल की स्किल से संबंधित होगा। तो क्या लिखा है, कौशल संबंधित शारीरिक फिटनेस उन विशेषताओं और क्षमताओं के एक समूह को संदर्भित करती है जो विशिष्ट शारीरिक गतिविधियों और खेलों में किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को बढ़ाती है। ये जो विशिष्ट लिखा है ना, विशिष्ट शारीरिक गतिविधि, विशिष्ट का मतलब स्पेसिफिक। फुटबॉल का है, कोई बॉक्सिंग का है, कोई कुश्ती का है, कोई गोल्फ का खिलाड़ी है, उसकी विशिष्ट, उस खेल से संबंधित शारीरिक फिटनेस। तो ये बिल्कुल सही बताया, ये बिल्कुल सही है आंसर नंबर 1। उसके बाद बी क्या बोलता है, मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने वाली गतिविधियों में दौड़ना, साइकिल चलाना, तैराकी और तेज चलना शामिल है। सोचने की जवाब सोचना है आपको कि भाई ये क्या है। तो क्या मांसपेशियों की ताकत, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या आप दौड़ेंगे? भाई उसके लिए तो वेट ट्रेनिंग होती है। भाई भार के विरुद्ध हमें ट्रेनिंग लेनी होती है, भार प्रशिक्षण। साइकिल चलाना होगा स्ट्रेंथ के लिए, तैराकी करना होता नहीं। भाई ये किसके लिए हुआ, अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये किसके लिए हो गया, आपके कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस,
कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए है ये टेस्ट। दौड़ना, लंबी दूरी दौड़ना है, साइकिल चलाना है, तैराकी करना है, तेज चलना है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए। तो साफ साफ दिख रहा है ये तो गलत है। ये मांसपेशियों की ताकत की जगह कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये सही होता। बट क्या कि अब सीधे एक ही सही है, ए इज ट्रू, ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो क्या हो गया यहाँ पर, ए सत्य है और लेकिन आर गलत है, सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप देखेंगे क्योंकि ये जो चीजें हैं, क्वेश्चन सेशन जो है आपने इसको देख चुके हैं आप। ठीक है, बीपीएससी के फोल्डर में देखेंगे आप, सब जगह के जो नए फोल्डर दिख रहे हैं आप, लेटेस्ट वीडियोज वाले फोल्डर्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये 5th यूनिट है, तो बीपीएससी की जो यूनिट 5th है, ठीक है, थ्योरेटिकल जो दे रखा है उसके अंदर देखने की जरूरत है। टोटल शायद 5 या 6 वीडियो न्यूट्रिशन को जोड़ के मिल गई, उनको देखने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर देखा, इसका आंसर देखते हैं हम, क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये सी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, चपलता मतलब एजिलिटी। चपलता इस बात का माप है कि कोई व्यक्ति किसी उत्तेजना पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया कर सकता है। इसमें तंत्रिका तंत्र को सूचना संसाधित करने और शारीरिक प्रतिक्रिया शुरू करने में लगने वाला समय शामिल है। भाई, चपलता एजिलिटी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के शरीर की वह क्षमता जो कम से कम समय में अपनी दिशा मतलब डायरेक्शन और अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति बदल सके। बट ये क्या बोल रहा है कि भाई इस बात का माप है कि कोई व्यक्ति किसी उत्तेजना पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया कर सके। उत्तेजना का मतलब कि सपोज मैं खड़ा हूं, पीछे से मेरे को किसी ने आवाज दी तो मैं तुरंत कितनी जल्दी पीछे देख सकता हूं। तो भाई ये एजिलिटी तो नहीं हुई, ये तो क्या कहलाएगी, ये रिएक्शन टाइम कहलाएगा, प्रतिक्रियात्मक समय कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, रिएक्शन टाइम। ये रिएक्शन टाइम कहलाएगा, मतलब प्रतिक्रियात्मक समय कहलाएगा, प्रतिक्रियात्मक समय कहलाएगा, ये प्रतिक्रियात्मक समय कहलाएगा, रिएक्शन टाइम ये वाला। इसका मतलब ये गलत दे रखा है पहला। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ध्यान रखना, पहले आपको क्वेश्चन उसका मतलब समझना, स्टेटमेंट सही है या गलत है, पहले सही और गलत का निशान लगाइए, सबसे पहला काम। दूसरा आता है रूलर ड्रॉप परीक्षण में रूलर को गिराना और किसी को इसे पकड़ने में लगने वाले समय को मापना शामिल है। ये प्रतिक्रिया समय को मापता है, बिल्कुल। वो देखो नेल्सन का रूलर ड्रॉप टेस्ट, मतलब फिटे को क्या करते हैं, हाथ के बीच में रखते हैं, बोलते हैं ओके रेडी, यूँ करके रेडी करते हैं और उसको छोड़ते हैं। और वो कब वो पकड़ता है, कितनी देरी में पकड़ता है, वो क्या होता है, जो टेस्ट लेने वाला होता है वो सामने क्या करता है, रूलर का मतलब फिटा लेके खड़ा हो जाता है, फिटा लेके खड़ा रहता है। मैं फिटा निकाल लेता हूँ, समझा देता हूँ मैं आपको, तो आपको दिखेंगे रूलर ड्रॉप टेस्ट जो है वो सीधे सीधे इस तरीके से रूलर को ऐसे, यहाँ देखेंगे रूलर को उसके सामने ऐसे रखा जाता है, ऐसे यूँ करके, बोला ओके रेडी रेडी। ये तो मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ, बट वो टेस्ट लेने वाला क्या होता है, रूलर को यूँ पकड़ के रखेगा, और रेडी, और आपका हाथ दोनों यहाँ पर रहेगा, बोले रेडी, और यहाँ पर लाके छोड़ देगा। तो मैं कितनी देरी में पकड़ रहा हूँ इसको मैं, ये उसका रिएक्शन टाइम नापता है। तो रूलर ड्रॉप परीक्षण में रूलर को गिराना और किसी को इसे पकड़ने में लगने वाले समय को मापना शामिल है। बिल्कुल सही बोला है, ये प्रतिक्रिया समय को मापता है, बिल्कुल सही बोला है इसने। तो ये नंबर 2 तो बिल्कुल सही है। भाई पहला गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, रिएक्शन टाइम आना चाहिए था, प्रतिक्रियात्मक समय आता तो वो भी सही होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर इसका, कि ए गलत और आर सही, ए असत्य और आर सही, ये डी इसका आंसर होगा। आप देखेंगे इसका आंसर हमारा क्या होगा, आंसर नंबर 3 का आ गया हमारा डी। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया होगा। इसको भी आप देखेंगे बड़े विस्तार से अच्छे तरीके से समझा रखा है हमने क्लास के अंदर। मैं उसको ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको फिजिकल फिटनेस की वाली क्लासेस के अंदर बहुत अच्छी तरह समझा रखा है, ठीक है ना। तो जिसको समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर है, तुरंत जवाब दे रहा होगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सभी बच्चों ने जवाब दिया, जितने भी देख रहा हूँ मैं स्क्रीन पर जो आ रहे हैं, सब ने डी आंसर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर देखेंगे, डी है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। वेलनेस का तात्पर्य, वेलनेस को मैंने बताया कि बहुत बड़ी छतरी होती है। उस वेलनेस के अंदर कई चीजें आती हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ठीक है ना, उसके बाद व्यावसायिक, उसके बाद इकोनॉमिकल, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे हर चीज उसमें, वेलनेस का मतलब हिंदी में क्या होता है? कल्याण। बोलते हैं ना, परिवार का कल्याण। कल्याण के लिए हर चीज होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, घर भी होना चाहिए, भोजन भी होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए, समाज, सोशल, समाज में भी वो होना चाहिए, तो वो कल्याण। तो वेलनेस का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं को शामिल करते हुए समग्र स्वास्थ्य, समग्र का मतलब हॉलिस्टिक, समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली की स्थिति से है। यह बीमारी की अनुपस्थिति से भी आगे आता है, जाता है, और एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने के लिए समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राइट, एकदम ठीक है। अगला बोलता है वेलनेस का महत्व तो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं तक फैलना हुआ है और इसका समुदाय और समाजों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए वेलनेस का। देखेंगे आप कि पहला तो सही है, दूसरा क्या बोलता है? सिग्निफिकेंस। आप यहां पर देख, सिग्निफिकेंस ऑफ वेलनेस एक्सटेंड अक्रॉस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड हैज ए ब्रॉडर इम्प्लीकेशन फॉर कम्युनिटीज एंड सोसाइटी। ये क्या कह रहा है? इस वेलनेस का सिग्निफिकेंस, महत्व को बता रहा है, उसको समझा रहा है ये। तो इसका मतलब ये सही है, ये सही है, और आर उसकी क्या कर रहा है? आर उसकी व्याख्या कर रहा है। इसका आंसर ए होगा। मैं देख रहा हूं एक जने ने सही आंसर दिया, बाकी का मैं देख रहा हूं स्क्रीन के ऊपर गलत आंसर आ रहा है। ये रंजीत कुमार का बिल्कुल सही है, ठीक है। कई लोगों का आंसर सही है, अनु कुरियस का सही है बिल्कुल, सीतापुर से। तो ये आपने देखा, समझ में आया, तो इसका आंसर ए, ठीक है। दूसरी एक चीज और कहना चाहता हूं, देख रहा हूं EMRS पे हमारे से पढ़े हुए 79 बच्चों का हुआ है। उन बच्चों को मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मगर वही रास्ता नहीं है, उतनी मंजिल नहीं है। और पढ़िए आप, नेट का एग्जाम पास कीजिए, हायर एजुकेशन में आइए आप, ठीक है ना, PGT में आइए आप। तो इसका आंसर है, यहां पर देखेंगे इसके क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पर टिक नहीं लगाया, ए आंसर है इसका, क्लियर कट बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? ए। आपको जो PDF मिलेगा उसमें मिलेगा ए लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है पोषण। पोषण का मतलब न्यूट्रिएशन। मैंने बहुत अच्छा न्यूट्रिशन को समझाया आपको, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? किसी भोजन के अंदर पोषक तत्वों से संबंधित कैसे पोषण होगा उसका, उस संबंधित विज्ञान को हम पोषण कहते हैं। तो क्या लिखा? पोषण वह विज्ञान है जो जीवित जीवों और उनके द्वारा भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही भाई, जो भोजन है उस भोजन के अंदर कितने पोषक तत्व और वो शरीर में जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, वो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे आर क्या कहता है? 1 कैलोरी 1 ग्राम पानी को तापमान, 1 कैलोरी का मतलब 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा है। अगर पूछे भाई कोई 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी का मतलब सीधे सीधे 1 ग्राम पानी को, कई जगहों पर इसको 1 लीटर पानी ही बोला गया, 1 ग्राम पानी को तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, ठीक है, ग्राम, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के जो ऊष्मा की, गर्मी की आवश्यकता पड़ती है उसको हम 1 कैलोरी कहते हैं। पोषण के संदर्भ में कैलोरी शब्द का प्रयोग आमतौर पर किलो कैलोरी के संदर्भ में किया जाता है, जहां 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसमें, मगर ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये इसको क्या कर रहा है? इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है। ये अपनी पोषण विज्ञान की बात कर रहा है या कैलोरी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो सोच के जवाब देना है। मैं देख रहा हूं रामिंदर सिंह ने गलत जवाब दिया,
यहाँ सोचना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर सीधे सीधे क्या होना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, किसी को न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन होता क्या है, कैलोरी किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए भाई। 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए 1 कैलोरी 1 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। 1 कैलोरी की ऊर्जा। नीचे इसको और एक्सप्लेन कर दिया कि भाई हम जब भी कैलोरी शब्द का प्रयोग पोषण में, न्यूट्रिशन में यूज करते हैं तो किलो कैलोरी यूज करते हैं, KCL यूज करते हैं। तो 1000 कैलोरी का 1 किलो कैलोरी होता है, ये कहा गया है यहाँ पर। दोनों सही हैं, इसका आंसर बी। आप इसके आंसर को भी देखेंगे आप, तो यहाँ पर ये बी आंसर हुआ 5वें का। ठीक है, बहुत लोगों का सही जवाब हुआ, बहुत अच्छा, गुड। ठंडे दिमाग से मैंने बोला पहला पढ़ना है, सही टिक मार देना या गलत मार देना है, दूसरा पढ़ना सही और टिक मार देना। अगर दोनों सही हैं तब यहाँ लॉजिक काम आएगा आपका। नॉलेज तो भाई दोनों को सही गलत में पता पड़ गया, लॉजिक में जब दोनों सही हो जाएंगे तब आप देंगे भाई एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विटामिन B1, देखिए विटामिन B1 जिसे कोवलामिन भी कहा जाता है। विटामिन B1 को कोवलामिन तो नहीं कहा जाता है, विटामिन B1 को नहीं कहा जाता है। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थाइमीन कहा जाता है। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थाइमीन कहा जाता है। ठीक है, थाइमीन, थाइमीन कहा जाता है। एक पानी में घुलनशील विटामिन है, कायदे में भाई पानी में, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, BCH, विटामिन बी होता है। बिल्कुल सही लिख रहा है, आगे तो सही बोल रहा है ये। एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो शरीर में विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिका संबंधी कार्य और DNA के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये कौन सा होना चाहिए, विटामिन B12। कोवलामिन किसे कहते हैं, हम विटामिन B12 को कहते हैं। कोवलामिन कहते हैं या साइनोकोवलामिन भी कहते हैं। कोवलामिन कहते हैं और साइनोकोवलामिन भी कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसको विटामिन B12 को कोवलामिन कहते हैं या हम क्या कहते हैं, इसको साइनोकोवलामिन भी कहते हैं, साइनोकोवलामिन भी कहते हैं, ये भी कहा जाता है इसको। तो भाई पहला तो साफ साफ दिख गया कि हमें समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ आ गई। ये B1 ना होकर B12 होना चाहिए था तो सही हो जाता, तो इसलिए ये गलत है। अब आर क्या कहता है, गंभीर विटामिन, सीवियर विटामिन सी की कमी से क्वाशियोरकर और मैरास्मस जैसे कुपोषण संबंधी विकार हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या मैरास्मस और क्वाशियोरकर होता है, सोचने की जरूरत है भाई। विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से तो क्या होता है, स्कर्वी होता है, स्कर्वी। तो आप दोनों को सोचने की जरूरत है कि गंभीर विटामिन सी, भाई एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है विटामिन सी होता है, ध्यान रखना। और प्रोटीन भी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, हमें इसलिए डेली भोजन में खाना पड़ता है। तो ये गंभीर विटामिन सी की कमी से क्वाशियोरकर और मैरास्मस जैसे कुपोषण संबंधी विकार हो सकते हैं, गलत लिखा हुआ है। तो दोनों गलत हो गए। जब दोनों एक भी गलत हो गए तो हमारा काम आसान हो गया था, दूसरा भी गलत हो गया तो इसका आंसर ई होगा। इसका आंसर क्या देखेंगे आप, इसका आंसर हमारा ई होगा। तो आप देखेंगे इसका आंसर भाई क्वाशियोरकर और मैरास्मस। अब ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन सी ना लिखा होता, यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए था, यहाँ पर इसकी जगह प्रोटीन लिखा होता, प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो, प्रोटीन लिखा होता तो एकदम सही हो जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मैरास्मस नामक रोग होता है, ये देखा आपने।
तो इसका आंसर ई होगा। आगे देखेंगे हम आंसर 6 का आंसर ई। ठीक है। अनुपम राज लखीमपुर खीरी से, हाँ बिल्कुल आपका भी नाम ले रहा हूँ। पवन एस यादव, रामिंदर सिंह, भाई मैं देखा ना, ये अगर नाम लूंगा तो क्लास में डिस्टर्ब हो जाऊंगा, नाम नहीं लेता मैं। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन मतलब LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, को आमतौर पर खराब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। LDL को, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि भाई कम घनत्व LDL को खराब, बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक वसा युक्त पदार्थ है, बिल्कुल वसा होती है इसके अंदर, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन कहाँ से होता है, नोट कर लेना, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन लीवर में से होता है। ठीक है, और ये वसा युक्त होता है, प्रोटीन भी साथ में होता है। तो क्या लिख रहा है, यह वसा युक्त पदार्थ है जो कोशिकाओं के निर्माण और कुछ हार्मोनों के उत्पादन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनके लिए और हार्मोन के निर्माण में काम करते हैं ये। आगे बोलता है, हालांकि रक्त में बहुत अधिक LDL कोलेस्ट्रॉल धमनियों में प्लाक के संचय का कारण बनता है। प्लैक, यहां देखना है, ये लिखा प्लैक। प्लैक का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, देखिए सुनने की जरूरत है। LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, मैंने बोला कोलेस्ट्रॉल बनता है हमारे लीवर से। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। लो डेंसिटी वाला बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। क्यों होता है, मैंने पहले भी क्लासेस में बताया। ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर, सपोज ये 2 रक्त वाहिनियाँ हैं, ये रक्त वाहिनियाँ हैं, और इस रक्त वाहिनी के अंदर आप देखेंगे कि क्या होता है, ये देखेंगे आप, जो LDL है ये क्या है, LDL कोलेस्ट्रॉल है। इसके अंदर क्या हो, धीरे 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 ऐसे लो डेंसिटी, कम घनत्व, ऐसे ऐसे करके धीरे 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 क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों और शिराओं में जमने लग जाता है। और ये जो HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, वो क्या होता है, ऐसे करके आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे चले जाएगा, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो घातक कौन हो गया, ये हो गया, क्योंकि धीरे 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 ऐसे आएगा कि ये पूरे को चौक कर देगा, जिससे कि रक्त का जाना ही बंद हो जाएगा। तो LDL जो होता है वो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। HDL जो होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, होता क्या है इसमें, क्या बोला, प्लैक। प्लैक का मतलब सब इकट्ठा हो जाना एक साथ, कोलेस्ट्रॉलों का पूरा इकट्ठा हो जाना, पूरा जमघट लग गया जिसने कि जाम कर दिया। तो ये आगे क्या बोल रहा है कि धमनियों में बहुत अधिक LDL कोलेस्ट्रॉल धमनियों में प्लाक के संचय का कारण बन सकता है, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। सुना ना, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक क्या होता है, हृदय की जो धमनियां होती, कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर LDL क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को ऐसे जमा लेता है कि जैसे कि हृदय जो ऐसे पंप कर रहा होता है, हृदय की जो पंप करने वाली जो मांसपेशियां होती हैं, जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, उस मायोकार्डियम तक रक्त नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसको ऐसे करने के लिए उसको भी तो ऊर्जा चाहिए। जब उसको रक्त नहीं मिल रहा होता है तो हार्ट अटैक पड़ जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक समझ में आ गया होगा कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी होती है, कोरोनरी, ये लिख दे रहा हूं मैं, कोरोनरी धमनी, जो कोरोनरी धमनियां होती हैं, कोरोनरी जो धमनियां होती हैं, उसके अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जम जम के क्या करता है, प्लैक बना लेता है। आप देखेंगे तो क्या बना लेता है, प्लैक बना लेता है। और प्लैक का मतलब जाम कर देता है उसको, और वो अगर हो गया तो क्या होगा, हार्ट अटैक होना चालू हो जाता है। एक होता है हार्ट फेल। हार्ट अटैक तो समझ में आ गया कि जो हमारी हृदय, ये सपोज मैंने क्या किया, यहाँ देखने की जरूरत है, मैंने क्या किया, ये हृदय बनाया, यहाँ देखेंगे आप, ये एक हमने हृदय बनाया, ये हृदय है, ठीक है। और हृदय के ऊपर क्या होता है, अब यहाँ देखेंगे कि हृदय के ऊपर ऐसे कोरोनरी आर्टरी चढ़ी रहती है, ऐसे हृदय की दीवार पे, किस पे, मायोकार्डियम पे। अब ये क्या, हृदय की दीवार जो मांसपेशीय परत होती है वो क्या करती है, इससे ये इसमें क्या ऊर्जा को, इसको क्या बोलते हैं हम, कोरोनरी आर्टरी, मैंने वो लिखा हो कोरोनरी धमनियाँ।
तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर रक्त आता है जो हृदय की दीवारों को, हृदय की मांसपेशियों को क्या देता है, रक्त प्रदान करता है, जिससे उनको ऊर्जा मिलती है। अगर यहाँ ये बंद हो जाए, पता पड़ा कि क्या धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके अंदर ये जो कोरोनरी आर्टरी थी यहाँ से धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, ये जम गया, बंद हो गया। तो क्या बंद हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, रक्त ही नहीं मिलेगा इसको। जब रक्त नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हार्ट क्या हो जाएगा, हार्ट को अटैक पड़ जाएगा। दूसरा बोलते हैं हार्ट फेल। भाई हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल का मतलब क्या होता है, हृदय एक पंप में कितना रक्त पंप करता है, एक सामान्य वयस्क पुरुष का लगभग आप देखेंगे 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। 70 ml कितना करता है, 70 ml करता है। यहाँ देखेंगे आप 70 ml पंप करता है। एक पंप करने में जितना रक्त पंप हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं 70 ml, राइट। अब क्या होता है, एक मिनट में कितना पंप करेगा, भाई एक मिनट में हमारा हृदय धड़कता कितना, 70 से 75 धड़कता है। एक पंप में 70 ml घटा रहा है, तो भाई एक मिनट में हृदय ने कितने रक्त को पंप किया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, आप देखेंगे आप स्ट्रोक वॉल्यूम, यहाँ देखेंगे आप स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। भाई जितनी बार हमारा हृदय धड़क रहा है एक मिनट के अंदर, गुणा कर देंगे हम इनटू हार्ट रेट, हृदय दर को गुणा कर देंगे, वो कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। तो भाई लगभग मैंने कहा 70 ml पंप करता है, तो अगर हम 70 गुना हार्ट रेट 70 होती है तो कितना हो गया 4900, लगभग 5 लीटर रक्त को पंप करता है। कितने रक्त को पंप करता है, 5 लीटर रक्त के बराबर ये पंप करता है, 5 लीटर रक्त के बराबर पंप करता है। अब क्या हुआ, हृदय की जो 4 हमारे चैम्बर होते हैं, मैं तो बाएं नीले की बात कर रहा हूँ, बायां नीले जब पंप करता है रक्त को तो शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त जाता है महाधमनी के रास्ते। अब वो बायां नीले जो है छोटा हो गया, उसके अंदर जगह कम आ गई, जगह जहाँ 70 ml पंप कर रहा था अब वो कितने पे आ गया, वो 20 ml पर आ गया है। और शरीर को तो भाई रक्त 5 लीटर चाहिए, अब 20 ml है, 20 ml पंप कर रहा है, कितने बार 70 बार कर रहा है तो कितना आएगा 140 ml, 1.4 मिलीलीटर मतलब लीटर हो गया। 1400 ml चाहिए कितना, लगभग उसको 4 या 900 ml, तो भैया कहाँ से मिलेगा। तो हृदय क्या होगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी और वो फेल होने लग जाएगा। इसी को हम कहते हैं हार्ट फेल कहते हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो मोटी मोटी हो गई हैं बहुत, और अंदर जगह कम हो गई है। ठीक है, इसको कहते हैं हम हार्ट फेल। एक होता है कार्डियक अरेस्ट, एक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट। यहां देखेंगे आप, हम क्या बोला, कार्डियक अरेस्ट, क्या समझना है आपको। एक होता है हमारा कार्डियक अरेस्ट, देखेंगे आप कार्डियक अरेस्ट। आजकल देखा लोग खड़े खड़े कोई नीचे गिर जा रहा है, पता पड़ा मृत्यु हो गई उसकी, बैठे बैठे गिर गया कोई। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हो गया, समझना है इसमें, कि जो हमारे पीछे मेडुला ऑब्लोंगटा होता है, क्योंकि भाई जैसे मैंने बताया कि हृदय को क्या चाहिए, रक्त चाहिए ऐसे ऐसे करने के लिए, ऊर्जा के लिए। भाई हमारे पूरे शरीर को रक्त चाहिए, मस्तिष्क को भी रक्त चाहिए, क्योंकि जो मेडुला ऑब्लोंगटा, मैंने क्या बोला, मेडुला ऑब्लोंगटा, ये देखेंगे मैंने लिखा हिंदी में मेडुला ऑब्लोंगटा, मेडुला ऑब्लोंगटा। मेडुला ऑब्लोंगटा क्या होता है, ये हमारे रक्त परिसंचरण को, ये श्वसन तंत्र को, ये पाचन तंत्र को, और जितने जैविक तंत्र हैं सबको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है ये मेडुला ऑब्लोंगटा। तो इसको तो भाई रक्त चाहिए ना, क्योंकि इसको भी तो ऊर्जा चाहिए। अगर इसको रक्त नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रक्त परिसंचरण तंत्र फेल हो जाएगा, श्वसन तंत्र फेल हो जाएगा, पाचन तंत्र, फिर सब बेकार हो जाएंगे।
इसको रक्त चाहिए। अभी क्या हो रहा था कोरोना काल के अंदर, देखा होगा लोग बैठे बैठे किसी का सुना उसने न्यूज़ और उसकी भी डेथ हो गई। क्यों? सीधे इफेक्ट मेडुला ओब्लोंगटा को कर रहा था। अगर ये प्रभावित होगा तो रक्त का परिसंचरण बंद हो जाएगा, श्वसन का जाना, ऑक्सीजन का मांसपेशी कोशिकाओं तक जाना बंद हो जाएगा। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमारा हृदय पंप तो कर रहा है बट रक्त हमारा मेडुला ओब्लोंगटा तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब वो नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र वो रुक जाएगा और व्यक्ति वहीं के वहीं गिर जाएगा। भाई क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? या तो इस कार्डियक अरेस्ट का कारण क्या हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। हार्ट फेल हो गया, रक्त पंप ही नहीं हो रहा है, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। दूसरा, जो हार्ट के अंदर करंट बनाते हैं, कौन बनाते हैं? एसए नोड और एवी नोड, है ना। मैराथन क्लासेस में देखेंगे आप सब। मैंने कहा कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, सबको बोल रहा हूं मैं कि आप ये, मैं जो बात कर रहा हूं किसकी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। आप जब जाओगे, अगर आपके फोल्डर पे नहीं है सर, अभी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं डाला गया है, तो 5 नंबर फोल्डर पे जाके एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को देखिए, आप समझ में आ जाएगा सब। तो ये क्या होता है कि जब या तो कार्डियक हार्ट जो है फेल हो जाए, कोई पंप ही ना कर पाया और रक्त पहुंच ही नहीं पा रहा मेडुला ओब्लोंगटा तक, या जो हमारे हृदय में 2 पंप होते हैं, पंप जो करंट बनाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? एस ए नोड और दूसरा ए वी नोड। ऐसे नोड को बोलते हैं साइनो आर्टरियल नोड और एवी नोड को बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये दोनों करंट बनाते हैं। बाय द वे, इनका करंट बनना बंद हो जाए, जब करंट बनना बंद होगा तो हृदय जो ऐसे से कर रहा था वो बंद हो जाएगा। जब ऐसे से करना बंद हो जाएगा तो रक्त मेडुला ओब्लोंगटा तक पहुंच नहीं पाएगा और व्यक्ति वहीं की वहीं गिर जाएगा। तो कई कारण है इसके। भाई मैंने बोला हार्ट फेल हो गया, करंट बनना बंद हो गया, है ना, तो वो गिर जाएगा। मगर जो हमने कार्डियक अरेस्ट बताया, इसके अंदर व्यक्ति को हम 1 घंटे के अंदर तक भी जिंदा कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन, CPR बोलते हैं इसको, CPR। देखा होगा व्यक्ति को, जिसको ये स्थिति हुई उसको पीठ के बल लिटा देंगे, पीठ के बल, एक हाथ, उसके बाद यहाँ पर चेस्ट के बीचों बीच या तो मुक्का मारा जाता है जिससे कि वो जो करंट ऐसे नोड है हमारा, ये करंट बनाना चालू कर दे। नहीं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉक मशीन यहाँ लगाई जाती है। अगर डॉक्टर अवेलेबल तो शॉक मशीन लगाता है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको व्यक्ति को लिटाने का एक मुक्का लेकर जोर से यहाँ मारना है। यहाँ मारने के बाद एक हाथ को दूसरे हाथ में रखकर पंप करना है, इसको, इस भाग को दबाना है। कितना? 1 मिनट में 100 बार दबाना है। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है CPR 1 मिनट में कितना दिया जाता है? 100 दिया जाता है। तो पंप करता रहेगा, ठीक है। और कब तक? 1 घंटे तक संभावना बनी रहती है उस व्यक्ति के जिंदा होने की, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट ये बताया। तो मैंने अभी जो बाकी चीज बताई आपको, तो यहाँ लिखा है कि हालांकि रक्त में बहुत अधिक HDL कोलेस्ट्रॉल, देखो ये लिखा हुआ, जो हम उसी पे आते हैं टॉपिक पे अपने। तो यहाँ पर आपने देखा कि हालांकि रक्त में बहुत अधिक LDL कोलेस्ट्रॉल धमनियों में प्लाक के संचय का कारण बन सकता है, जिससे हृदय रोग, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, स्ट्रोक। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नीचे लिखा है असंतृप्त वसा। असंतृप्त का मतलब अनसैचुरेटेड, जो तरलीय, एक घर के कमरे के तापमान के अंदर तरलीय लिक्विड फॉर्म में आ जाए। और सैचुरेटेड का मतलब होता है जो जम जाए।
तो असंतृप्त वसा एक प्रकार का आहार वसा है जिससे संतृप्त वसा और ट्रांस वसा की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है इसको? हम वसा माना जाता है। संतुलित आहार के हिस्से के रूप में कम मात्रा में सेवन करने पर असंतृप्त वसा हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल, ये क्या लिखा है? संतुलित आहार के हिस्से में कम मात्रा में सेवन करने पर असंतृप्त वसा एक हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है। अनसैचुरेटेड फैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर हार्ट हेल्थ व्हेन कंज्यूम इन मॉडरेशन एज पार्ट ऑफ ए बैलेंस डाइट। अब मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, आपने पिछली न्यूट्रिशन की क्लास में भी देखा होगा सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। ऐसा नहीं है, दोनों ही हमारे लिए काम की चीज़ें हैं, बट उसकी एक मात्रा है कि भाई अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होना चाहिए हमारे शरीर के अंदर क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल है। अनसैचुरेटेड फैट, ये जो असंतृप्त वसा दिख रही है आपको अनसैचुरेटेड, इससे क्या बनता है हमारा? यहाँ पर देखेंगे HDL मिलता है ज़्यादा, और जो हमारा जो संतृप्त वसा है सैचुरेटेड फैट जो है उससे हमें क्या मिलता है? LDL मिलता है। आगे और क्वेश्चन आएंगे, समझ में आएगा। तो क्या लिखा है? असंतृप्त वसा एक प्रकार का आहार वसा जो संतृप्त वसा और ट्रांस वसा की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। संतुलित आहार के हिस्से के रूप में कम मात्रा सेवन करने पर असंतृप्त वसा हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है। अब देखिए, जितने मुझे सुन रहे हैं, BPSC वालों को बता दे रहा हूँ मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके एग्जाम के लिए। HDL LDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। LDL किससे मिलता है ज़्यादा? हमें सैचुरेटेड फैट से, संतृप्त वसा से, जो जमने वाला हम जो तेल खाते हैं, वसा खाते हैं, और जो तरलीय होता है उससे हमें क्या मिलता है? LDL, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दो चीज़ों से और मिलता है जिसको हम बोलते हैं, जो फैट्स का एक टर्म है, मूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। अभी आगे समझ में आएगा, पिछली क्लास में मैंने समझाया इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों सही है, मगर यह व्याख्या नहीं कर रहा है। यह व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सीधे सीधे इसका आंसर ये B आंसर होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसका B आंसर है या नहीं है, हम देखते हैं इसको। अब आगे देखते हैं, हम देखेंगे आंसर इसका क्या है, B आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 8 की तरफ। जल मानव शरीर का एक मूलभूत घटक है जो विभिन्न शारीरिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औसतन एक वयस्क के शरीर का लगभग 60% वजन जल से बना होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। लगभग 60 से 65% वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर। और अगर वही हम रक्त की बात करते हैं, रक्त के अंदर 90% रक्त जल होता है हमारे शरीर के अंदर। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। दूसरा बोलता है उचित जल योजन बनाए रखने के लिए पानी आवश्यक है जो कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। उचित जल योजन के लिए, उचित मतलब हाइड्रेशन के लिए बात कर रहा है ये हाइड्रेशन की बात कर रहा है। मतलब अगर आपको शरीर में उचित रक्त मतलब 60% तक जल बनाए रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पानी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि कोशिकाओं के लिए, ऊतक मतलब टिश्यू के लिए, और शरीर के विभिन्न अंगों के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। लिखा है वाटर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन विच इज क्रिटिकल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन। सबके लिए आवश्यक है। तो भाई इसने क्या किया? ऊपर तो बता दिया कि जल मानव शरीर का एक मूलभूत घटक है जो विभिन्न सारी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई क्या भूमिका निभाता है वो नीचे दे दी, उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो भाई सही तो दोनों है, मगर इसने क्या किया? इसकी व्याख्या भी कर दी है। ठीक है, दोनों सही है यार, दोनों सही हैं, और एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अमित कुमार अयोध्या से, नंदलाल यादव सोनभद्र से, प्रियदर्शनी कुमारी पटना से। बिल्कुल सही आंसर दिया इन्होंने। तो इसका आंसर क्या हो गया? हमारा A आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका आंसर। आप पहले देखते हैं हम आंसर क्या है। आंसर देखेंगे तो A। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है? प्रोटीन मुख्य रूप से ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में उनकी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा अपर्याप्त होने पर वे ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी काम कर सकते हैं।
भाई प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स होता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए काम करता है। कहीं शरीर में चोट लग जाए, कटफट लग जाए, घाव हो जाए तो उसकी मरम्मत करने का काम प्रोटीन करता है। और जब शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स कम हो जाएं, ख़त्म हो रहे हों, तो प्रोटीन उसकी ऊर्जा बनाता है। क्योंकि आपकी एनर्जी साइकिल पता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, फिर आपका फैट देता है, फिर प्रोटीन देता है। जब वो खत्म होते हैं तब प्रोटीन का काम। तो ये इसका मतलब बिल्कुल सही बात कर रहा है ये प्रोटीन के बारे में। आगे बोल रहा है मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत ग्लूकोज है। क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, पहली लाइन पे क्वेश्चन आया है कि मानव शरीर के लिए प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक सोर्स, स्रोत क्या है, ग्लूकोज है, जो एक प्रकार का साधारण शर्करा है। शर्करा मतलब शुगर है, सिंपल शुगर है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए ईंधन का सबसे आसानी से उपलब्ध पसंदीदा स्रोत है। बिल्कुल सही बात कर रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही बोल रहा है। मगर आप देखेंगे ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, प्रोटीन को ये नीचे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दोनों सही हो गए बट ये अलग प्रोटीन की बात कर रहा है और ये हमारी इसकी बात कर रहा है, आप कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरी के बराबर ऊर्जा देता है और हमारा प्रोटीन जो है ये भी 4.1 किलो कैलोरी के बराबर ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ऊर्जा देगा नंबर 1 पे, नंबर 3 पे प्रोटीन देता है। हाँ, एक और चीज़ नोट कर लेना, सोते समय अगर आप सो रहे हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, प्रोटीन देता है, नोट कर लेना है। प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। हमारा पूरा शरीर किसका बना, प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, हमारा पूरा शरीर किसका बना है, प्रोटीन का बना हुआ है। और मैंने आपको बोला है कि जिस शब्द के अंदर IN लास्ट में लग जाए, निसर्ग बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, सफिक्स, वो प्रोटीन से संबंधित है। जैसे मैंने बोला इंसुलिन, ठीक है, एक्टिन, मायोसिन, ओसिन, म्यूसिन, है ना। तो यह देखा आपने, दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सत्य और आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा आपको, इसका आंसर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर, चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। इसको ढंग से पढ़ना है। पहला दे रखा है इसने, अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज। अग्नाशय लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स को पचाने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एंजाइम है। अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं, अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, लाइपेज जो फैट्स को पचाता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है। ये जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये ऑलरेडी आपकी 5वीं यूनिट में है, न्यूट्रिशन के अंदर समझा रखा है हमने ये। ठीक है, तो यह छोटी आंत में कार्य करता। देखिए, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक एंजाइम, अग्नाशय जो रस होता है, उसमें से 3 एंजाइम होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। छोटी आंत के पहले हिस्से डूडिनम में जाके मिलते हैं, एक नली के द्वारा वो भोजन में जाके मिल जाते हैं। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, लाइपेज फैट्स को, और ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। अब ये क्या बोलता है कि लाइपेज की बात कर रहा है, यहाँ पर इसने कितने में लाइपेज, ये किसकी बात कर रहा है, ये लाइपेज की बात कर रहा है, लाइपेज की बात कर रहा है। लाइपेज क्या है, प्राइमरी एंजाइम है। लाइपेज क्या है, ये प्राइमरी एंजाइम है। क्या बोलता है कि पैनक्रियाटिक लाइपेज इज द प्राइमरी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग ट्राइग्लिसराइड। अब देखो, ग्लिसराइड फैट्स किस रूप में स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ट्राइग्लिसराइड दोनों को मिला के क्या कहलाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहलाते हैं। तो ये क्या बोलता है कि एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग ट्राइग्लिसराइड, इट एक्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाता है, वेयर इट ब्रेक डाउन ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड एंड मोनोग्लाइकोसाइड। ये सीधे सीधे बोल रहा है कि वो ग्लाइसराइड को क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये जहाँ एक ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है, जिससे वो अधिक अवशोषित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, बिल्कुल राइट बात होगी।
ठीक है। आगे बोलता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्वेश्चन आता है, सबसे पहले भोजन कहाँ पचता है? मुख में पचता है। कौन पचाता है? टाइलिन एंजाइम पचाता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? हमारी लार में से निकलता है। लार ग्रंथियों से इसका उत्पादन होता है। लार ग्रंथियां हमारी तीन इस साइड होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पहला पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। तीन ग्लैंड बोलते हैं हम, ठीक है। क्या क्या ग्लैंड बोले मैंने? सब यहां पर याद रखना, मैंने सबसे पहला नंबर 1 बोला पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। नंबर 2 सब मैंडिबुलर, और नंबर 3 पे आता है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड क्या होता है? पैरोटिड कान से संबंधित होता है। कान के अंदर के, जहां से कान शुरू है, निचला भाग जो है, यहां से यहां पर लार ग्रंथि होती है। सब क्या बोलते हैं इसको? पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ी होती है। ये हमने घटते हुए क्रम में लिखा है। सब मैंडिबुलर में एम हमारा भी लगा है, एम से मतलब मिडिल, याद रखना, याद करने का तरीका। सब मैंडिबुलर, राइट। उसके बाद सब लिंगुअल। सब मैंडिबुलर कहाँ होता है? मैंडिबल किसे कहते हैं? निचले जबड़े को। निचला जबड़ा जहां से शुरू हो रहा है वहां से ये ग्रंथि निकलती है, ये ग्रंथि होती है, वहां से लार निकलती है। और सब लास्ट में क्या बोला? लिंगुअल, जहां से हमारी जीभ चालू होती है, वहां से लार निकलती है। उस लार के अंदर टाइलिन नामक एंजाइम होता है। देखेंगे टाइलिन एंजाइम मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है। ये स्टार्च मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट को छोटी चीनी इकाइयों जैसे माल्टोज और डेक्स्ट्रॉन में तोड़ने की शुरुआत करता है। मैंने कहा स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? डाइसैकेराइड्स कहलाता है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, मैंने बताया था न्यूट्रिशन के अंदर। तो ये आपने देखा, ये भी दोनों सही हैं। ये भाई अग्नाशय के गुण गा रहा है और ये टाइलिन एंजाइम की बात कर रहा है, तो दोनों सही हैं, मगर वो व्याख्या नहीं कर रहा है इसका। बहुत बढ़िया। नीटू भिंड ने बिल्कुल सही, प्रियदर्शनी कुमारी पटना ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। और भी कई आंसर सही हैं ऊपर निकल के नाम उनके। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों सही हैं, मगर वो व्याख्या नहीं कर रहा है। क्या है? ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसका आंसर बी होगा। तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी। तो ये तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस खत्म हो गया 10। अब 10 क्वेश्चन है जिसमें 6 या 7 ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, निम्न में क्या विषम है? निम्न में क्या विषम है? अब आपको देखना है। कोबलामिन, नियासिन, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, पेंटाथेनिक। ऊपर में से एक से अधिक, ऊपर में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब मैं आपका देखना चाहता हूं। कितने ऑप्शन हो गए यहां पर? टोटल 8 ऑप्शन। इसका जवाब सी आया, बहुत बढ़िया। भरत यादव सिवान से, अजय सिंह सी, फिर कुमार सार्थक लखनऊ से, अनु कुमार शर्मा अयोध्या से, राजा राम पीलीभीत से, सुधीर राणा उधम सिंह नगर से, शिल्पी वर्मा लखीमपुर खीरी से, पवन यादव कैथल से, अमित कुमार अयोध्या से, रोशन कुमार शेखपुरा, शिबू मंडल, प्रियकांत, प्रियदर्शनी, पवन, बिल्कुल सही है। ये जो रेटिनॉल दिख रहा है आपको, रेटिनॉल, ये रेटिनॉल किसको कहते हैं हम? विटामिन ए का ये साइंटिफिक नेम है, रेटिनॉल। कोबलामिन विटामिन B12, ठीक है। नियासिन विटामिन B3, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, ठीक है। फिर पेंटाथोनिक विटामिन B5, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा और पायरिडॉक्सिन विटामिन B6। तो आप देखेंगे खाली ये एक विटामिन ए का दिख रहा है, बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं आपको। तो इसलिए आंसर सी, बहुत बढ़िया। सभी ने बहुत सी आंसर दिया, बहुत लोगों ने बहुत सी दिया।
रंजीत कुमार का ठीक आंसर नहीं रहा। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखेंगे, पहले ये नाम आप नोट कर लेंगे, ये आपके लिए स्क्रीन पे है। विटामिन B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड या नियासिनामाइड कहते हैं, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक, B6 को पैरिडॉक्सिन, विटामिन B7 को बायोटीन, विटामिन B9 को फॉलेट, विटामिन B12 को कोबलामिन और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गया। और यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन D2 इर्गोकैल्सिफेर, विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेर, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो आंसर आपका क्या दिखा, यहाँ देखेंगे रेटिनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, इसका जवाब आपको देना है। निम्न में क्या विषम है? चाल, शक्ति, लचकता, संतुलन, प्रतिक्रियात्मक समय, समन्वय। ऊपर में से एक से अधिक, ऊपर में से कोई नहीं। आपका जवाब देखना चाहता हूं मैं, क्या जवाब आएगा आपका। तो स्पीड, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, रिएक्शन टाइम, कोऑर्डिनेशन। बहुत बढ़िया, बहुतों का जवाब सी आ रहा है बिल्कुल। मनोज मीना, नरेश अहलावत, सारिका अमरोहा से, अमित कुमार अयोध्या से, राजा राम पीलीभीत से, बहुत बढ़िया। नगमा सिद्दीकी ने ई दिया है। नगमा सिद्दीकी ई कैसे हो गया, सोचने की बात है। देखिए, हमने फिजिकल फिटनेस को दो भागों में बांटा हुआ है। फिजिकल फिटनेस को हमने दो भाग में बांटा हुआ है। एक को हमने बोला है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, जिसके अंदर नंबर 1 आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, नंबर 2 आता है मस्कुलर एंडोरेंस, नंबर 3 आता है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, नंबर 4 आता है फ्लेक्सिबिलिटी और नंबर 5 आता है बॉडी कंपोजिशन। वहीं आते हैं हम मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, तो आप देख रहे हैं स्पीड, पावर, बैलेंस, रिएक्शन टाइम, कोऑर्डिनेशन, और तो ये कितने हो गए। एक स्पीड आ गया, एक पावर 2, 3, 4, 5 और छठा नंबर आता है एजिलिटी का। एजिलिटी, ये 5 कंपोनेंट हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस और उधर मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, मतलब कौशल संबंधित जो सारी फिटनेस हैं उसके हमारे कितने कंपोनेंट होते हैं, 6। एक स्पीड हो गया, 2 पावर, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा एजिलिटी हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इनकी भीड़ में फ्लेक्सिबिलिटी हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट यहाँ डाल रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप देखेंगे, इसका आंसर सी आना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे आंसर इसका सी, ये देखेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का अनुपात क्या होता है। इसका जवाब देना है कि भाई जो बैलेंस डाइट होती है हमारी, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन का क्या अनुपात होता है। बहुत बढ़िया,
सब बी का आंसर देख रहे हैं। ये बी आंसर कैसे आएगा वो समझना जरूरी है। बहुतों ने जवाब दिया, अनुज कुमार शर्मा अयोध्या से, कमलेश कुमार मोगा से, सारिका अमरोहा से, भारत यादव सिवान से, संतोष मौर्य चित्रकूट से, शत्रुघ्न यादव, ठीक है, शिबू मंडल दिल्ली से, प्रियदर्शनी कुमारी, शिल्पी वर्मा, नीतू भिंड से, सौरभ यादव लखनऊ से, नगमा सेदमी लखनऊ से। बी आंसर कैसे होगा समझना है। यह आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, इनका जो प्रतिशत होता है इसको बोलते हैं हम 55 से 60%। फैट्स को हम बोलते हैं 25 से 30% और प्रोटीन को बोलते हैं हम 10 से 15%। तो भाई इससे अगर रेशियो निकालोगे तो फंस जाओगे। पहले हम लोग भी क्या करते, इसी से रेशियो निकालने लग जाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझना है कि ये क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है। भाई एक याद रखना, हमेशा एक सामान्य वयस्क पुरुष का वजन कितना माना जाता है बता दे रहा हूं मैं, नोट करके रखना है। 60 से 65 केजी का माना जाता है। 60 से 65 केजी का जो व्यक्ति होता है उसको सामान्य एवरेज माना गया है। मैंने कहा 60 केजी का, एक 60 केजी का एक व्यक्ति है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि आपने वो देखा होगा, डाइटरी चार्ट की वीडियो हमने भेजी थी कल 2 तारीख को, ठीक है, वो देखी होगी आपने। उसमें समझा रखा है हमने कि जो भी डाइट होता है हम डिपेंड किस पे करते हैं, किस प्रकार का खेल है, लाइट स्पोर्ट्स है, मॉडरेट है, हैवी है या एंड्योरेंस स्पोर्ट्स है। हमने कहा लाइट स्पोर्ट्स का और व्यक्ति का वजन 60 केजी है, तो हम क्या बोलते हैं, टोटल किलो कैलोरी कितना होता है, 50 का गुना कर दीजिए, 60 केजी में 50 का गुना कर दीजिए, तो 3000 KCl के बराबर वो उसको भोजन मिलेगा। 3000 किलो कैलोरी का भोजन खिलाया जाएगा उसको, लाइट स्पोर्ट्स है तो, ठीक है। मैं आपको किताब में भी बता देता हूँ, किताब के अंदर वैसे कई बच्चे कह रहे हैं कि सर आप किताब दिखा रहे हैं, हमें किताब भी खरीदनी पड़ेगी क्या। किताब मत खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, मगर ये जरूर है कि इसको आप कैसे लाइट स्पोर्ट्स, मॉडरेट स्पोर्ट्स, हैवी स्पोर्ट्स के अंदर हमने समझा रखा है इसको, तो उसको देखने की ज़रूरत है कि इसको कैसे बांटा गया है। तो आप देखेंगे जब इसको, तो पेज नंबर में बता दे रहा हूँ मैं कि उस पेज पे जाके देखना है आपको कि ये पेज नंबर आप 354 देखेंगे, पेज नंबर 354 पढ़ पक्का देगा, 344, 354, 355, 356 कि खेलों को 4 प्रकार में बांटा, लाइट, मॉडरेट, हैवी और एंड्योरेंस टाइप ऑफ। मैंने कहा कि लाइट स्पोर्ट्स का है, कोई खिलाड़ी चेस खेलता है, उसका 3000 किलो कैलोरी आ गया। तो 3000 किलो कैलोरी को मैंने क्या किया, यहाँ ध्यान रखना, 60%, 25% और 10% के हिसाब से मैंने क्या किया, इसको 3000 को बांट दिया। तो आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर फैट्स, यहाँ पर प्रोटीन, इसको समझना है क्योंकि क्वेश्चन आप 4:1:1 नहीं आएगा, इसको घुमा के दिया जाएगा क्योंकि सबने रट्टा मार रखा है इसको। ये ऐसा आया कैसे वो समझ लीजिए आप कि भाई 60 केजी हम मांगते हैं नॉर्मल व्यक्ति का वेट, और हमने कहा कि लाइट स्पोर्ट्स का कोई बंदा है, कितने भी कोई से भी स्पोर्ट्स का हो तो इसी प्रकार से निकलेगा। तो हमने कहा 60 गुना 50 या 3000 किलो कैलोरी किया। उसमें बोला कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितना है, 60%, और इसको हमने 25% और प्रोटीन को 15% में हमने बांट दिया। 3000 का 60% कितना होगा, 1800, 25% कितना होगा, 750, ठीक है, और 15% कितना होगा, 45 हो गया। अब ये कितना निकला, किलो कैलोरी निकला है,
ये क्या निकला है, KCl आया है 1800, 750, 450। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में कितना किलो कैलोरी होता है, 4.1। तो हमने कहा 4 मान के चलते हैं, 1800 को 4 से डिवाइड करेंगे। फैट 1 ग्राम में 9.19 और प्रोटीन हमारा 4। हमने भाग दे दिया, इसको भाग दिया तो ये कितना आ गया देखेंगे, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 5 जा 20, 450, ठीक है। इसको 9 से भाग दिया, 9 8 72 और 27 और ये 83.3 लगभग आ गया। इसको हमने किया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 आ गया, 4 1 जा 4 और ये 4 एकम 4, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया। अब इसको रेशियो में राउंड फिगर में निकालेंगे तो ये तो क्या होगा, 4 के पास आ रहा है, ये 83.33 क्या आ रहा है, राउंड फिगर का 1 बन गया, ये 112, ये 1 बन गया, इसलिए बन गया ये 4:1:1 लगभग आता है। ये नोट कर लेना आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 411। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहां देखने की जरूरत है कि इसका आंसर क्या आया, 411। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अमीनो एसिड जिसे शरीर स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता, स्वयं संश्लेषित नहीं होता, स्वयं उसका उत्पादन नहीं कर पाता, जिसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों से आहार के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए, क्या कहलाता है वो। मतलब ऐसा प्रोटीन की बात कर रहा है, ऐसे अमीनो एसिड या प्रोटीन की बात कर रहा है जिसको शरीर खुद उत्पादित नहीं करता, उसको बाहर से खाना पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे। पूरे ऑप्शन दे रखे हैं। टाइप ए वनस्पति प्रोटीन, गैर आवश्यक अमीनो एसिड। टाइप बी आवश्यक अमीनो एसिड, पशु प्रोटीन। इसका आंसर मैं देखना चाहता हूँ क्या आएगा। सब लोग शांत हो रखे हैं। इसका आंसर बहुत बढ़िया, सौरभ कुमार जहानाबाद से ई, शिल्पी वर्मा ई, नरेश अलावादी, अमित कुमार ने जी गलत कर दिया है, संतोष मौर्य ई, अजय सिंह ने जी गलत कर दिया है। इसका आंसर क्या आएगा, एसेंशियल अमीनो एसिड आएगा, एसेंशियल अमीनो एसिड, इसका ई आंसर आएगा। आपको अभी पढ़ाया, 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया, समझाया मैंने अच्छी तरीके से। तो यहां पर देखेंगे इसका आंसर आपके सामने ई। ठीक है, अनुज कुमार शर्मा अयोध्या से, उसके बाद देखेंगे भरत यादव सिवान से। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा मिलान गलत है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन ई तंत्रिका संबंधी रोग, मतलब इसकी कमी से तंत्रिका संबंधी रोग होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन B6 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। विटामिन B1 से पैलेग्रा होता है। विटामिन B2 से चिलोसिस होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया होता है। विटामिन B12 की कमी से पैरिनिसियस एनीमिया होता है। अब सोच के जवाब देना है, इसका आंसर क्या आएगा। अनुज कुमार शर्मा ने डी दिया, इसका शिल्पी वर्मा ने ई दिया, अनुज कुमार शर्मा डी, फिर नंदलाल यादव सोनभद्र से एच, सुधीर राणा उधम सिंह नगर से डी, रितु मौर्य मऊ से ए। देखिए समझ लीजिए, अब रुकना है। कई लोग विटामिन डी दे रहे हैं, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है भाई, गलती मत कीजिए। देखो विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, एंटी स्टरलिटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को फाइलोक्विनोन भी कहते हैं।
विटामिन ई की कमी से वाकई में तंत्रिका संबंधी रोग होने की संभावना होती है। फिर आता है विटामिन सी, स्कर्वी, स्कर्वी होने की संभावना रहती है, जिसमें ओट फटने लग जाते हैं। विटामिन बी6, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, सुनना है, माइक्रो का मतलब माइक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब विटामिन सी की अगर कमी हुई, विटामिन बी6 की, तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी बनेंगे तो है बट छोटे छोटे बनने चालू हो जाएंगे, जिसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, विटामिन बी6। ठीक है, एक विटामिन बी6 हो गया। विटामिन बी9, उससे क्या होता है, मैगलो ब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं इसको। भाई इसके अंदर तो छोटे 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 बनने लग गए आरबीसी, मैगलोब्लास्टिक में बड़े बड़े बनने लग गए, और क्या होंगे वो, इमैच्योर बनेंगे, मच्छर अपरिपक्व, अपरिपक्व आरबीसी बनेंगे, इसको कहेंगे मैगलोब्लास्टिक एनीमिया। देखो एनीमिया तीनों से हो रहा है, बी6 से भी, बी9 से भी, बी12 से भी। बी12 का लिखा हुआ परनीसियस एनीमिया, ये सबसे घातक होता है विटामिन बी12 का एनीमिया, सबसे घातक। पहला लिखा माइक्रोसाइटिक एनीमिया, छोटे छोटे आरबीसी हो रहे हैं। विटामिन बी9 से मैगलोब्लास्टिक बड़े बड़े होंगे बट अपरिपक्व, मैच्योर्ड नहीं होंगे, मरे मराए से होंगे। ठीक है, ये हो गया। विटामिन बी1, यहां देखिए विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, बैरी बैरी रोग होता है, बैरी बैरी होता है, विटामिन बी1 से बैरी बैरी होता है। और यहाँ पैलेग्रा दे रखा है तो गलत है ये, यहाँ क्या होना चाहिए था, इस पैलेग्रा की जगह बैरी बैरी होता। भाई पैलेग्रा तो किससे होता है, विटामिन बी3 की कमी से होता है, पैलेग्रा तो विटामिन बी3 की कमी से होता है। तो यहां पर ये गलत दिख रहा है, पैलेग्रा वाला मामला गलत दिख रहा है, डी। विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस हो जाता है, बिल्कुल सही, चिलोसिस मतलब पूरे ओठ ओठ फट जाएंगे बुरी तरीके से, जीभें कटफट होने लग जाएंगी, जीभों में कट लग जाएगा। ठीक है, तो ये किलोसिस हो गया। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आंखों के रोग होंगे। जीरोथैल्मिया का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब आंखें, इसको हिंदी में बोलते हैं सुषुप्ता, आंखें सूख जाती हैं, पसीना आंसू आने बंद हो जाते हैं। विटामिन बी12 परनीसियस एनीमिया, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या दिखा हमें, विटामिन बी1 पैलेग्रा, तो आप देखेंगे इसका आंसर विटामिन बी1 आंसर आया इसका, ये गलत दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 16। कौन सा मिलान गलत है, बहुत सोच समझ के जवाब देना है सबको। मोनोसैकेराइड एकल शर्करा अणु, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मैं राइट कर रहा हूं इसको, ये राइट हो गया। पॉलीसैकेराइड दो शर्करा, देखिए मैंने आपको जब बताया था मोनोसैकेराइड्स, बाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब सिंगल शुगर या सिंपल शुगर, ठीक है। फिर डाइसैकेराइड में दो शुगर, और पॉलीसैकेराइड में दो से अधिक। तो ये पॉलीसैकेराइड में दो शर्करा दे रहा है, ये गलत दे रहा है यहां पर एक। मोनोसैकेराइड क्या स्टार्च है ना, स्टार्च डाइसैकेराइड है, तो ये भी एक गलत दिख रहा है यहां पर, ये भी गलत दिख रहा है आपको, स्टार्च ये भी यहां पर दिख रहा है गलत आपको। तो अब आप देखेंगे अगला ये भी गलत है। डाइसैकेराइड का मतलब दो मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड बोल दो या डबल शुगर बोल दो, तो ये भी सही है। अगर आप बोलते हैं पॉलीसैकेराइड दो से अधिक शर्करा, मोर देन 2 शुगर, ठीक है। डाइसैकेराइड माल्टोज को बोल रहा है, डाइसैकेराइड माल्टोज डबल, बिल्कुल सही है ये। पॉलीसैकेराइड सेल्यूलोज को बोला जाता है, बिल्कुल सही है ये।
पॉलीसेकेराइड मतलब इस सेल्यूलोज के अंदर मोर देन 2 शुगर होता है। इसको समझना है तो इसका आंसर क्या होना था, ऊपर में से एक से अधिक, ये इसका एच आंसर होगा इसका। यहाँ देखेंगे, पहले आप आंसर देख लीजिए, इसका आंसर आप देखेंगे, इसका आंसर एच। पॉलीसेकेराइड भी गलत था, मोनोसेकेराइड भी गलत था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या है समझना है आपको, हमने समझा भी रखा है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जो प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी प्रदान करते हैं। कई जगह पे ये क्या मिलेगा आपको, आप देखेंगे यहाँ पर 4.1 kcal। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। बिल्कुल सही। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज जैसी शर्करा की सरल इकाइयाँ होती हैं। मतलब इसके अंदर क्या क्या आएगा, ये मैंने बोल्ड कर रखा है, देखेंगे आप, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। लिस्ट बना लेना आज अपनी। मोनोसेकेराइड में 3 आ गए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड के अंदर, राइट। अब आप देखते हैं हम कि अगला आप देखेंगे, आप आपका डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड सीधे यहाँ इंग्लिश में देखते हैं आप, डाइसेकेराइड व्हेन 2 और मोर मोनोसाइड कंबाइन, मतलब 2 शुगर हो जिसके अंदर 2 मोनोसेकेराइड। पहला बोला माल्टोज, माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। फिर बोलता लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। फिर बोलता सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये जो 3 नाम दिए गए, 1, 2 और ये 3 सुक्रोज, ये डाइसेकेराइड्स होते हैं। ये नोट कर लेना आपको, ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, सिंपल शुगर मोनोडाइसेकेराइड फाउंड इन फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। देखेंगे आप, सुक्रोज, ग्लूकोज और ये इसमें पाया जाता है। मिल्क इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज, दूध लैक्टोज की फॉर्म में होता है। दूध भी हमारा क्या है, डाइसेकेराइड से, देखेंगे आप। फ्रूट्स भी हमारा क्या है, डाइसेकेराइड से हमारा। एंड स्वीट दैट आर प्रोड्यूस कमर्शियली एंड एडेड टू फूड टू स्वीटन, प्रिवेंट, स्पॉइल और इम्प्रूव स्ट्रक्चर, क्या होता है। और जो मिठाइयाँ खाते हैं हम, मिठाइयाँ भी क्या है, डाइसेकेराइड से हमारी। तो ये डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं आप। पॉलीसेकेराइड का मतलब जिसमें 2 से अधिक शुगर हो, 2 से अधिक मोनोसेकेराइड्स हो। ये क्या लिखा है, पॉलीसेकेराइड आर मोर देन 2 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड जॉइंट टुगेदर, दीज आर स्टार्च एंड फाइबर, जिसको हम सेल्यूलोज कहते हैं। ये देखेंगे, ये स्टार्च और फाइबर सेल्यूलोज हैं, जिन्हें जटिल शर्करा भी कहा जाता है। और ये साबुत अनाज, चावल, जेई, आलू, ब्रेड, फलियां, मक्का, आटे में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे सेल्यूलोज क्या हो गया, साबुत अनाज, चावल, जेई, आलू, ब्रेड, फलियां, मक्का और आटे में पाए जाते हैं। ये देखा आपने, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम में 4 किलो के कार्बोहाइड्रेट तंत्रिका, तंत्र, मस्तिष्क और लाल रक्त कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रोटीन बचाते हैं। यदि पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध नहीं है तो प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा देने के लिए किया जाता है। ये भी बता चुके हम। कार्बोहाइड्रेट वसा चयापचय के लिए सबस्ट्रेट प्रदान करके वसा के उचित उपयोग का सक्षम करते हैं। ये हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखा है। तो ये आंसर आपने देखा, उस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऊपर में से 1 से अधिक, क्योंकि ये 2 गलत हो रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 17 की तरफ। कौन सा मिलान गलत है। पहला बोलता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल खराब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल सही बोल रहा है। एलडीएल को अभी हमने बताया था बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। म्यूफा, म्यूफा का फुल फॉर्म क्या बताया हमने, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मैंने क्या बोला, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, हमारे लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, असंतृप्त वसा होती है, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो म्यूफा असंतृप्त वसा है, बिल्कुल सही लिखी हुई है, अनसैचुरेटेड फैट लिखा हुआ है। अगला बोलता प्यूफा, प्यूफा भी क्या है, अनसैचुरेटेड फैट ही है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। ये मूफा बोला है, मोनो बोला था, एक था इसके अंदर डबल बॉन्ड। ये पूफा पॉली बोला गया, 2 से अधिक है। तो ये संतृप्त वसा दे रहा है, ये गलत दे रखा है। ये भी क्या थी हमारी, ये भी असंतृप्त वसा होगी, मतलब ये भी क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैट होगा, अनसैचुरेटेड फैट। भाई इस
MUFA और PUFA, इन दोनों के कारण ही हमारा क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट्स बनता है। नीचे देखेंगे तला हुआ भोजन क्या कहलाता है, जैसे पकौड़ी खा रहे हैं आप, ट्रांस फैट्स कहलाता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ट्रांस वसा, ट्रांस फैट्स क्या होता है, सैचुरेटेड फैट्स होता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ओमेगा 6, ओमेगा 6 को हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त, मतलब ये पूफा मुफा की श्रेणी में आता है ये ओमेगा 6, ये भी सही है। HDL कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना था, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आंसर इसका होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ढंग से इसको नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर। तो इसका आंसर आप देखेंगे, इसका आंसर मिला हमको, यहाँ पर समझा दिया है। यह लिपिड या आहार वसा एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग तेल और वसा दोनों के लिए किया जाता है। कमरे के तापमान पर तेल तरल होते हैं और कमरे के तापमान पर वसा ठोस होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के फैटी एसिड की उपस्थिति है जो उन्हें तरल या ठोस बनाती हैं। फैटी एसिड वसा और तेल के निर्माण खंड है। फैटी एसिड को उनकी रासायनिक संरचना में दोहरे बंधन की उपस्थिति के आधार पर संतृप्त या असंतृप्त वसा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संतृप्त फैटी एसिड मतलब आपका सैचुरेटेड फैट्स में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में म्यूफा में एक होता है और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं। देखो डबल बॉन्ड की यहां पर कहानी है, इसकी कहानी है डबल बॉन्ड। भाई इसके अंदर सैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड होता ही नहीं है, ठीक है ना। और इसके अंदर भाई आपका जो पूफा है और मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड है और पॉली अनसैचुरेटेड में एक से अधिक डबल बॉन्ड है। ये नोट कर लेना, इंग्लिश में भी यहाँ पर दे रखा, बहुत अच्छा तरीके से देखेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन नो डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर 1 एक होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर मोर देन 1 डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है यहाँ पर देखेंगे, वसा कमरे के तापमान में ठोस होती है। भाई जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, असंतृप्त ज्यादा होगा तो वो असंतृप्त कहलाएगा। तो असंतृप्त फैटी एसिड या पीफा का प्रतिशत अधिक होता है तो लिपिड कमरे के तापमान में तरल होता है और तेल कहा जाता है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या बोलता है ये। संतृप्त वसा मतलब सैचुरेटेड फैट जिसे पशु वसा भी कहा जाता है, मतलब पशु वसा भी कहा जाता है, ये नोट करने की जरूरत है। सैचुरेटेड को हम जो स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को बढ़ाने से है वे कुल और LDL मतलब कोलेस्ट्रॉल, मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकते हैं। मैंने अभी बताया था आपको। सिफारिश की गई संतृप्त वसा का सेवन कुल कैलोरी का 7% से कम रखा जाए, 7% से कम होना चाहिए। देसी घी, मक्खन, पनीर, क्रीम, लाल मांस, ब्रेड उत्पाद, अन्य पूर्ण वसा वाले डेयरी उत्पाद अधिकांश आहारों में संतृप्त वसा के मुख्य स्रोत है। नारियल और ताड़ के तेल में भी संतृप्त वसा होती है। कहने का मतलब जो हमें पशुजन्य पदार्थों से प्राप्त हो रहा है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स अधिक होता है। उसके बाद देखिए मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जब वे आहार में संतृप्त वसा की जगह लेते हैं तो वे रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं और इस प्रकार हृदय रोग के जोखिम को कम करते हैं। कैनोला, जैतून, मूंगफली, पामोलिन, चावल की भूसी और तेल, अखरोट जैसे अन्य मेवे मोनो अनसैचुरेटेड वसा से भरपूर होते हैं। पूफा के स्रोतों में वनस्पति तेल, सरसों, सोयाबीन, मक्का, कुसुम और सूरजमुखी तेल और अलसी शामिल होते हैं। ये दोनों के बारे में इन्होंने बताया यहाँ पर। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कि ट्रांस फैटी एसिड तली भुनी चीज को हम कहते हैं। हम क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक रूप से गोमांस, भेड़ के बच्चे और डेयरी उत्पाद में पाए जाते हैं। हालांकि ट्रांस वसा के मुख्य स्रोत कुकीज, बिस्किट, मिश्रण, नमकीन, पेस्ट्री और अन्य तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे खाद्य पदार्थ हैं। रक्त में कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन जो एक हानिकारक या मतलब LDL की बात कर रहा है, कम घनत्व वाले हानिकारक, आप देखेंगे कि हानिकारक या खराब कोलेस्ट्रॉल है पर उनके प्रभाव के संबंध में ट्रांस फैटी एसिड संतृप्त वसा और आहार कोलेस्ट्रॉल के समान है। वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं 9 किलो कैलोरी। वसा में घुलनशील विटामिन के परिवहन में मदद करते हैं। वसा कोशिका झिल्ली तंत्रिकाओं के आसपास की झिल्ली, हार्मोन, पित्त, पाचन के लिए का वो हिस्सा होते हैं। क्योंकि क्या होता है, वसा क्या करती है, आपकी जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको बनाने का काम करते हैं, हार्मोन्स को बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर आराम से दिखते हैं ट्रांस फैटी एसिड अकर्स नेचुरली इन बीफ, लैम एंड डेयरी प्रोडक्ट। हाउएवर द मेन सोर्सेज ऑफ ट्रांस फैट्स आर फूड सच एज कुकीज, बिस्किट, मिक्सचर, नमकीन, पेस्ट्री एंड अदर फ्राइड फूड्स। ट्रांस फैटी एसिड आर सिमिलर टू सैचुरेटेड फैट, मतलब तली भुनी चीज भी क्या होती है, सैचुरेटेड फैट्स होती है। बैड कोलेस्ट्रॉल का काम करता है वो। एंड डाइटरी कोलेस्ट्रॉल विद रिगार्ड टू देयर इफेक्ट ऑन ब्लड, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन विच इज ए हार्मफुल और बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये नीचे लिखा, फैट्स प्रोवाइड एनर्जी 9 किलो कैलोरी। फैट्स हेल्प ट्रांसपोर्ट फैट, सॉल्युबल विटामिन। फैट्स आर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेटा मेम्ब्रेन
अराउंड नर्व्स, हार्मोन्स, बाइल फॉर फैट डाइजेशन। भाई फैट्स करता क्या, देखो क्या लिखा, जितने भी हमारे एडेक जो है, विटामिन ए, डी, ई, के, इन चारों विटामिन को ये आवागमन का काम करता, ट्रांसपोर्टेशन काम करता फैट चार्ज। ठीक है, आगे चलते हैं हम, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या आता है, संतृप्त वसा। फूफा क्या होना चाहिए था, असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट्स होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा मिलान गलत है? गाजर विटामिन ए, अमरूद विटामिन सी, हरी मिर्च विटामिन सी, संतरा विटामिन सी, अंडे की जर्दी विटामिन डी, ब्राउन राइस विटामिन B1, सोयाबीन प्रोटीन। अब सोच के जवाब देना है कि इनमें से गलत क्या है, सोचना है आपको, इसका जवाब देना है आपको। रंजीत कुमार पूछ रहे कि टूर्नामेंट किस फोल्डर में? 5th नंबर फोल्डर है, 5 नंबर फोल्डर में टूर्नामेंट है, 5th नंबर में। जो कहीं ना मिले 5th नंबर फोल्डर में चले जाइए, पूरा समुंदर है वो, आराम से मिलेगा एक एक चीज वहां पर आपको। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, कि जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं जी तक 4, 3, 7 सब सही हैं। गाजर विटामिन ए गाजर से मिलता है, अमरूद में विटामिन सी होता है, ठीक है, हरी मिर्च में विटामिन सी होता है, संतरे में विटामिन सी होता है, अंडे की जर्दी मतलब यॉक जो पीला भाग होता है उसमें डी होता है, ब्राउन राइस विटामिन B1 होता है, ब्राउन राइस देखा होगा आपने। उसके बाद सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, पता ही है सबको। तो क्या आएगा, ऊपर में से कोई भी नहीं, इसका आंसर आएगा आई, इसका आंसर आई होगा। सुषमा चौहान आजमगढ़ से आई दिया इन्होंने आंसर, नागेंद्र मेहता पलामू से आई, ठीक है। नहीं तो ब्राउन राइस विटामिन ए में भी देखो, ब्राउन राइस मेन जो स्रोत है वो किसका है, विटामिन B1 का है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर पहले देख लेंगे आप, आंसर आई। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा मिलान गलत है? CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट 4.1 KCl बिल्कुल सही, लिपिड 9.1 KCl बिल्कुल सही, अमीनो एसिड 7.1 KCl बिल्कुल गलत, ये क्या है, गलत। प्रोटीन 4.1 KCl बिल्कुल सही, तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। बहुतों ने आंसर सी दिया, देख रहा हूँ मैं। सौरभ कुमार जहानाबाद, कैशव सुपोर बिहार से, नरेश सहलावत, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे इसका आंसर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 20वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा मिलान गलत है? चपलता शटल रन, मांसपेशियों की ताकत डायनामोमीटर, मांसपेशियों की सहन शक्ति सिटअप्स, गति 50 गज की दूरी, कार्डियोवास्कुलर सहन शक्ति हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, लचीलापन सिट एंड रीच टेस्ट, यहाँ पर बैठो और पहुँचो परीक्षण लिखा है, यहाँ पर सिट एंड रीच लिखा होना चाहिए, शारीरिक संरचना BMI, ऊपर में से एक से अधिक, ऊपर में से कोई भी नहीं। इसका जवाब आपको देना है, आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। बहुत बढ़िया, सौरभ कुमार जहानाबाद से, इन्होंने आई आंसर दिया, 101% सही, सबका आंसर सही आ रहा है। शिबू मंडल, नगमा, सौरभ यादव, मोहित सक्सेना, मोहित सक्सेना 20 का ए दिया, गलत है। रितु मौर्य ने सी दिया, गलत है। नितेश साहू जबलपुर से, नितु भिंड से, इसका आंसर आई होगा। नागेंद्र मेहता पलामू, अमित कुमार अयोध्या। तो ये देखेंगे आप, इसका आंसर क्या हुआ, आई, आंसर देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, आई, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन है। अब जो एग्जाम आएगा उसके अंदर देखना है इस क्वेश्चन सेशन से कितने सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
और इसी प्रकार से आप हम आगे बढ़ेंगे। हम तो लगभग 1.5 घंटे की आज ये क्लास हुई, क्वेश्चन सेशन हमारा। कई बच्चे ऐसे होंगे जो आंसर नहीं दे पा रहे होंगे, उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल उनको लगना है जैसा मैंने बताया कि लिस्ट तैयार करनी है और थ्योरेटिकल बेस पक्का मजबूत करना है। वो गलती से भी कई देख रहा हूँ, कई वन लाइनर वालों के साथ फंस गए हैं कई लोग कि वन लाइनर क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, तो वो दिक्कत में रहेंगे। इसलिए आप टाइमली अपने थ्योरेटिकल, बीपीएससी वालों की बात कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा हुआ है पहले नंबर पर देखिए, नंबर 1 पर देखो, उसके क्या थ्योरेटिकल क्लास है। उसके बाद क्वेश्चन सेशन दे रखे हैं उन्होंने नंबर 2 पर, उन क्वेश्चन सेशन को देखना है। 3rd नंबर को देखना है, 4th को देखना है। बीपीएससी का 9th नंबर फोल्डर बना हुआ है, तो सबके फोल्डर में क्लासेस डाली जा रही है। एक बच्चे का आज फोन आया, सर राजस्थान लेक्चरर के अंदर तो कल ही हमने एक पूरा यूनिट डाला है राजस्थान लेक्चरर का, टेस्ट एंड मेजरमेंट का। ऐसे ही उनके सब फोल्डर डाले जा रहे हैं, अपनी तैयारी पूरी करते रहे। हमारे पर हर चीज़ अवेलेबल है, बट एक और चीज़ कहूँगा, आप लगते जाएँ, खाली फोल्डर मत इकट्ठा करें, क्वेश्चंस को लग जाएँ, आप तैयारी करने में लग जाए बुरी तरीके से आप। मतलब ये क्रूशियल समय है बीपीएससी वालों के लिए, एमपीपीएससी वालों के लिए, राजस्थान लेक्चरर वालों के लिए, DSSB टीजीटी और यूपीटीजीटी के लिए लग जाए बुरी तरीके से, और चंडीगढ़ पीजीटी वालों के लिए। मनोज मीना मोरेना से, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। गोल्डन राइस और ब्राउन राइस में कोई अंतर है सर? हाँ बिल्कुल है अंतर, दोनों में अंतर है। ब्राउन राइस लालपन आता है इसके ऊपर, गोल्डन राइस गोल्ड की तरह दिखता है, दोनों में अंतर है। बिल्कुल सही, गोल्डन राइस पूछेगा तो विटामिन ए और ब्राउन राइस पूछेगा तो विटामिन बी, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट सभी को, और इसी प्रकार आप जुड़े रहें। थैंक यू सभी को, जय हिंद। हाँ, जीएस की कैसे तैयारी करें, कैसे बोल रहे हैं सुपोर बिहार से। भाई देखो, आपके वहाँ पर जो बुक्स चल रही हूँ, इस बुक्स को देखिए, आप उनसे पढ़िए। फिजिकल एडिशन हमारे जो ऐप के फोल्डर में जुड़े हैं उससे लगे रहिए आप। जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो मैंने बताया 6th नंबर फोल्डर, 6ठा नंबर फोल्डर, वो मास्टर फोल्डर है हमारी कैप्सूल क्लास का। जब वो देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। कुछ नहीं करना, उसकी वीडियो एक देखनी है, मार्क कर लेना कि ये वीडियो मैंने देख ली है, फिर दोबारा दूसरी देखिए, तीसरी देखिए, लग जाइए, छोड़िए मत, मगर पहले अपने फोल्डर को कंप्लीट करना है। जब आपका मन उबता है कि यार क्वेश्चंस करने चाहिए, तो आप 6th नंबर फोल्डर पे आ जाइए। कोई टॉपिक है, जैसे बच्चे ने पूछा टूर्नामेंट का मेरे को नहीं मिल रहा, सीधे 5वें नंबर फोल्डर पे जाइए, हर चीज़ मिलेगा वहाँ, ठीक है। ऑल दी बेस्ट सभी को, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।